हमारी चर्चा आपके साथ साहित्य सामान्य परिचय पर हो रही थी और अब तक की चर्चा के क्रम में हमने आपके साथ डिस्कस किया साहित्य क्या है, साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है और उस व्युत्पत्ति के जरिए हमने साहित्य को भी देखने की कोशिश की और साहित्य के प्रयोजन को भी समझने की कोशिश की। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को परिभाषित करने का जो प्रयास किया है, तो साहित्य की उन परिभाषाओं पर हमारी आपके साथ चर्चा हुई। अगेन अगर वहाँ से हम आगे बढ़ें तो फिर हमने साहित्य के प्रयोजन की चर्चा की और साहित्य के प्रयोजन की चर्चा के क्रम में साहित्य के जो दो स्कूल, एक स्कूल जो मानता है कि साहित्य मनोरंजन के लिए हो, कला के लिए हो, और दूसरा स्कूल जो यह मानता है कला जीवन के लिए हो, साहित्य जीवन के लिए हो, साहित्य समाज के लिए हो। ये दो स्कूल हैं। इन दोनों स्कूलों के कंटेक्स्ट में हमने चर्चा करते हुए कहा कि कहीं ना कहीं ये दोनों धाराएं आधुनिक काल में इमर्ज करती हैं और धीरे धीरे साहित्य मनोरंजन के लिए है वाली धारा जो है मतलब साहित्य समाज के लिए, साहित्य जीवन के लिए वाली धारा, साहित्य कला के लिए, साहित्य मनोरंजन के लिए की धारा को कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि में ले जाती हुई अपनी केंद्रीय उपस्थिति दर्ज करवाती हुई आती है। इतने बिंदुओं पर चर्चा के क्रम में, चर्चा के बाद हमने आपके साथ साहित्य और समाज के अंतर संबंध की चर्चा की और साहित्य और समाज के अंतर संबंध की चर्चा करते हुए हमने इस बात पर विस्तार से चर्चा की कि आखिर वे कौन सी चीजें हैं जो साहित्य और समाज के अंतर संबंधों की, पारस्परिक संबंधों की पूर्णता में, समग्रता में व्याख्या करती हुई आती। इस क्रम में आचार्य शुक्ल को हमने कोट किया और आचार्य शुक्ल को कोट करते हुए उनकी जो चर्चित पंक्ति है जो साहित्य और समाज के अंतर संबंधों की दिशा में संकेत करती है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह स्वाभाविक है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होते चलता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यह मैंने बतलाया था कि यह साहित्य समाज का प्रतिबिंब है वाली धारा जो है वह इस धारा का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन मैंने यह भी कहा था कि आचार्य शुक्ल ऐसा नहीं कि साहित्य को समाज का प्रतिबिंब मानने तक सीमित रह जाते, क्योंकि जब वो अपने साहित्य में उतरते हैं तो उस स्थिति में साहित्य के समाज पर प्रभाव को भी दर्शाते हुए आते कई जगहों पर। विशेष करके एक रेफरेंस हमने दिया था कृष्ण भक्ति काव्य की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने, कृष्ण भक्ति काव्य की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने किस प्रकार समाज में भोग, प्रेम और श्रृंगार के जरिए भोग और विलास को प्रमोट करने का काम किया। मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखें तो फिर हमने साहित्य के स्वरूप निर्धारण में किन किन तत्वों की भूमिका होती है इस पर चर्चा की और हमने कहा कि ये जो आज तीसरा दिन है, ये जो 3 दिनों से हमारी चर्चा साहित्य के सामान्य परिचय के ऊपर चल रही है उसका सार वही है। उस चर्चा के क्रम में हमने इस बात का उल्लेख किया, नंबर वन हमने इस बात का उल्लेख किया कि कहीं न कहीं साहित्य के स्वरूप निर्धारण में तदयुगीन परिस्थितियों की अहम भूमिका होती है। उनमें राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनमें सामाजिक परिस्थितियां हैं, उनमें धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, उनमें आर्थिक परिस्थितियां हैं। फिर मैंने इस बात की चर्चा की कि साहित्य के स्वरूप निर्धारण में जो है वह कहीं न कहीं
साहित्य के प्रति रचनाकार का नजरिया क्या है, साहित्य के प्रति रचनाकार का वह नजरिया भी साहित्य के स्वरूप के निर्धारण में अहम भूमिका निभाता हुआ आता। और इस क्रम में मैंने चर्चा की कि जो रचनाकार साहित्य को मनोरंजन के साधन के रूप में देखेगा, वह मनोरंजन के तत्व को प्रमुखता देगा। मनोरंजन के तत्व को प्रमुखता देने का मतलब यह है, मनोरंजन के तत्व को प्रमुखता देने का मतलब यह है कि वह अपने साहित्य में, साहित्य के जो कला पक्ष हैं, साहित्य का जो शिल्प पक्ष है, शब्द और अर्थ का जो सहसंबंध है, वह इन तत्वों को, काव्यगत सौंदर्य के तत्वों को कहीं अधिक महत्व देता हुआ आएगा। मनोरंजन को संकीर्ण परिप्रेक्ष्य में ना ले, मनोरंजन को लिमिटेड कंटेक्स्ट में ना ले, मनोरंजन को ब्रॉडर कंटेक्स्ट में लेने की जरूरत है, जिसमें इंटरटेनमेंट भी समाहित हो जाता है और जिसमें कहीं ना कहीं साहित्यिक सौंदर्य के मानदंड भी समाहित होते चले जाते। लेकिन जो रचनाकार साहित्य को समाज के सापेक्ष रखकर देखेगा, जो रचनाकार साहित्य को जीवन के सापेक्ष रखकर देखेगा, वह रचनाकार जो है वह कहीं न कहीं साहित्य के कला पक्ष की तुलना साहित्य का जो संवेदना पक्ष है, उस संवेदना पक्ष को कहीं अधिक महत्व देगा। वहां पर जीवन को, वहां पर समाज को, समाज के विविध पक्षों को कहीं अधिक प्रमुखता मिलेगी। तो दूसरी बात मैंने आपके साथ की कि साहित्य के प्रति नजरिया क्या है। साहित्य के प्रति उसी नजरिए के क्रम में हमने एक और बात कही, हमने यह बात भी कही दो उदाहरण देते हुए, एक सुमित्रानंदन पंत का उदाहरण देते हुए और दूसरा हमने अज्ञे का उदाहरण देते हुए क्या कहा। तो दोनों का उदाहरण देते हुए हमने यह कहा कि अज्ञे अगर आप देखें तो टीएस इलियट से प्रभावित है। टीएस इलियट का जो थ्योरी ऑफ इम्पर्सोनिफिकेशन है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है, जो रचने वाले प्राणी और भोगने वाले प्राणी और रचने वाले कलाकार के बीच डिफरेंशिएशन पर बल देता है। उसका मानना है कि भोगने वाला प्राणी और रचने वाले कलाकार में फर्क होना चाहिए, या फर्क जितना होगा रचना उतनी ही महान होगी। अगर इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो मैंने ये कहा कि टीएस इलियट का यह विचार जो सामने आता है वह कहीं न कहीं रोमांटिसिज्म की प्रतिक्रिया में, क्योंकि रोमांटिसिज्म रचने वाले प्राणी और भोगने वाले कलाकार के बीच के फर्क को क्या करता है, मिटाता हुआ आता है, जैसा कि वर्ड्सवर्थ की परिभाषा से आपको संकेत मिलता है। वर्ड्सवर्थ क्या कहते, पोएट्री इज नथिंग बट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशन। कविता जो है वह भावों का अविरल प्रवाह है, और कविता भावों का जब अविरल प्रवाह होगा तो उस स्थिति में रचने वाले प्राणी और भोगने वाले कलाकार के बीच भेद का निर्वाह जो है, फर्क का निर्वाह जो है, वह मुश्किल पड़ता चला जाएगा। क्लियर। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, तीसरी बात हमने कही थी कि रचनाकार का सामाजिक साहित्यिक परिवेश जो है, रचनाकार का सामाजिक पारिवारिक परिवेश जो है, वह भी साहित्य के स्वरूप निर्धारण में अहम भूमिका निभाता। जैसे मैंने उदाहरण देकर के कबीर और तुलसी की चर्चा की थी, मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा, रीतिकालीन कवियों की चर्चा करना चाहूंगा। एक और चर्चा हमने की थी कि आज प्रेमचंद क्यों नहीं हो रहे, कल तक प्रेमचंद क्यों होते थे, आज चेतन भगत क्यों हो रहे। रीतिकालीन काव्य आंदोलन में जाकर के देखें, मुक्तक लेखन की परंपरा, मुक्तक लेखन का जोर होता और मुक्तक लेखन की परंपरा अपने जोर पर होती। जिस तरह आज हमारे पास समय नहीं है, जिस तरह आज हमारे पास धैर्य नहीं है प्रबंध को पढ़ने का नहीं, गंभीर साहित्य को पढ़ने का, ठीक उसी प्रकार रीतिकालीन कवियों के पास ना समय था। रीतिकालीन कवि जिन दरबारों में रचना कर रहे थे, उन दरबारों में ना तो इतना समय था, ना उनके पास इतनी ऊर्जा थी, ना उनका वह फोकस था कि वे प्रबंध का रसास्वादन कर पाते,
प्रबंध की ओर उन्मुख होते। उन्हें तो मुक्तक की फुलझड़ियां चाहिए थी जो उनके मन को गुदगुदा सके, और इसलिए मुक्तक लेखन की परिपाटी क्या होती है, वहां जोर पकड़ती हुई आती। हमने उदाहरण देकर के बतलाया। भारतेंदु की राजभक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि भारतेंदु के अंदर प्रतिक्रिया को जन्म देती है, और भारतेंदु आधुनिक चेतना के सहारे, अपनी आधुनिक दृष्टि के सहारे, आधुनिकता के सहारे कहीं ना कहीं देशभक्ति की ओर बढ़ते दिखाई पड़ते। लेकिन राजभक्ति की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसका परोक्षता ही सही उनकी रचनाओं पर असर दिख ही जाता है, और उनकी रचनाओं में राजभक्ति और देशभक्ति का द्वंद्व दिखाई पड़ता। इसी सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण कबीर वर्ण और जाति के फौलादी ढांचे से टकराते हुए आते, और वर्ण और जाति के फौलादी ढांचे को तोड़ने को प्राथमिकता देते। जबकि तुलसी के यहां जाकर के देखें, तुलसी की समस्या सामाजिक नहीं, तुलसी की समस्या आर्थिक है। और पूरे के पूरे मध्यकाल में अकेले तुलसी ने आर्थिक विषमता पर जितना जोरदार हमला बोला है, आर्थिक विषमता के खिलाफ जितनी मुखरता से अपनी आवाज उठाई है, शायद पूरे मध्यकाल में और कोई दूसरा कभी नहीं कर सका। इसी क्रम में मैंने आपके साथ चर्चा की रचनाकार की जीवन दृष्टि, रचनाकार का जीवन दर्शन, रचनाकार पर विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव, चिंतकों का प्रभाव, जिस पर अभी हमने इंडिकेट किया कि अगर सुमित्रानंदन पंत विलियम वर्ड्सवर्थ से प्रभावित हैं तो टी.एस. इलियट से प्रभावित अज्ञे हैं। और दोनों के साहित्य में इस फर्क को बड़ी आसानी से आप देख सकते। दोनों का साहित्य जो है दो भिन्न धरातल पर आकार ग्रहण करता हुआ आता। अगर अज्ञे के साहित्य में आप जाएंगे तो अज्ञे के साहित्य में गहराई है, ठहराव है और गहराई है। सुमित्रानंदन पंत के साहित्य में जाएंगे तो सुमित्रानंदन पंत के साहित्य में आपको भावों का प्रबल प्रवाह दिखेगा। सुमित्रानंदन पंत के साहित्य में आपको भावों का सोता दिखेगा। तो यह जो फर्क है, और लास्ट बिंदु हमने कहा था कि साहित्यिक परिदृश्य उस दौर का साहित्यिक परिदृश्य क्या है जिस दौर में रचनाकार रचना कर रहा है। कहीं न कहीं प्रत्यक्षता, परोक्षता, सकारात्मक और नकारात्मक रूप में वह साहित्यिक परिदृश्य भी साहित्य के स्वरूप निर्धारण में अहम एवं निर्णायक भूमिका निभाता हुआ था। इतने बिंदुओं पर हमारी आपके साथ चर्चा हो चुकी थी, और 10 मिनट में हमने इसको एक बार ब्रीफ करना उचित समझा ताकि आज कैरी ऑन कर सकें और आज अपनी चर्चा को हम साहित्य के सामान्य परिचय पर समाप्त करें। कल से हम हिंदी कहानियों को हम उठा लेंगे। क्लियर? यहां तक में किसी प्रकार का कोई डाउट? अगला डायमेंशन में आ रहा साहित्य की प्रासंगिकता। साहित्य की प्रासंगिकता, और यहां पर एक दो बातें ध्यान रखेंगे। कई बार आपके मन में प्रश्न उठते हैं, आपके मन में प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर हिंदी लिटरेचर में अच्छा स्कोर कैसे करें। ठीक है, तो एक चीज़ मेरी बात जरूर आप ध्यान रखेंगे कि अच्छे स्कोर को करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे आंसर में वैल्यू एडिशन हो। जब तक हमारे आंसर में वैल्यू एडिशन नहीं होगा तब तक अच्छा स्कोर क्या होगा। जब तक हमारे आंसर में वैल्यू एडिशन नहीं होगा तब तक अच्छा स्कोर जो है वो मुश्किल होगा। और हमारे आंसर में वैल्यू एडिशन जो होता है, जहाँ पर हम अपने आंसर को औरों के आंसर से अलगाते हैं और औरों के आंसर से अलगाने में सफल रहते हैं, वह उन बिंदुओं में एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। जब हम कोई आंसर लिख रहे हैं, तो जब हम किसी भी प्रश्न का आंसर लिख रहे हैं
और इस बात का आंसर में स्कोप है कि उसको हम वर्तमान के संदर्भ में प्रासंगिक संदर्भों से जोड़कर उसकी व्याख्या कर सके, तो निश्चित तौर पर हमें यह काम करना चाहिए। यह हमारे एप्लीकेशन को भी दर्शाएगा, यह हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी दर्शाएगा, यह हमारी वर्तमान परिवेश की समझ को भी दर्शाएगा, और यह हमारे आंसर में वैल्यू एडिशन को इंश्योर करता हुआ हमारे आंसर को औरों के आंसर से डिफरेंट भी बनाएगा। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में कहूं, मैं कहूं तो बस एक सावधानी बरतनी है। कई लोग क्या करते कि वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता की चर्चा करने के क्रम में क्या करते, सोचते अगर वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता की चर्चा करते हुए एक पैराग्राफ दे देंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा। और जब एक पैराग्राफ देने का आग्रह लेकर आप आते हैं ना, तो आपके आंसर में लगता है ये हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत किया जा रहा। कई बार यह लगता है कि यह आंसर जो है साहित्य का आंसर ना हो करके यह आंसर किसके आंसर में तब्दील होता जा रहा है, तो यह आंसर जो है साहित्य की बजाय जीएस के आंसर में तब्दील होता जा रहा है। तो यह सावधानियां बरतनी है। साहित्य के आंसर अगर लिखे जा रहे हैं तो उसमें एक साहित्यिक टच जो है, उसमें जो एक साहित्यिक टच है वह साहित्यिक टच बरकरार रहना चाहिए। यही तो साहित्य की ब्यूटी है। दूसरी चीज, जब भी वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता से लिंकअप करने की आप कोशिश कर रहे हैं तो सधे हुए हाथों के साथ सांकेतिक संदर्भों में, लेकिन ध्यान रखें इतने इंडिकेटिव भी ना हो जाएं, इतने सांकेतिक भी ना हो जाएं कि पता चले जिस कंटेक्स्ट में आप लिंक कर रहे हैं वह स्पष्ट ही ना हो। और दूसरा, ऐसा भी ना हो कि लग रहा हो कि एग्जामिनर को बैठा करके समझा रहे हैं कि देखिए इसकी वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता है। ये अप्रोच भी नहीं। तो थोड़ा सा इस शैली को डेवलप करना होगा। क्लियर? क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं? अब मैं आता हूं साहित्य की प्रासंगिकता। एक बार ड्रॉ आउट मैं कर देता। आत्माभिव्यक्ति का जरिया, व्यक्तित्व निर्माण में सहायक, संवेदनाओं को जिलाए रखने में सहायक, और दर्पण और दीपक वाली भूमिका। मानव और मानवता के
कल्याण में सहायक, प्रतिपक्ष की सार्थक भूमिका का निर्वाह, प्रतिपक्ष की सार्थक भूमिका का निर्वाह सातवीं बात कहूं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक अस्मिता, से परिचित करवाना, इसका संरक्षण एवं संवर्धन, यहीं पर एक बिंदु ऐड करें, आत्मालोचन का जरिया, उस युग, समय, समाज और परिवेश से परिचित करवाना, जहां तक भौतिक पहुंच संभव नहीं, नहीं ठीक है। क्या क्या उस युग, समय, समाज और परिवेश से परिचित करवाना जहां तक भौतिक पहुंच असंभव। और ऑलरेडी ग्रुप में मैं सिनॉप्सिस डाल चुका हूं। अब मैं आता हूं, एक एक करके इस बिंदु को उठाता हूं। देखिए, साहित्य की क्या प्रासंगिकता है? अगर गुनाहों का देवता आपने पढ़ा है तो गुनाहों के देवता के स्टार्ट में ही धर्मवीर भारती लिखते हैं कि आधी रात सड़क के फुटपाथों पर, आधी रात सड़क के फुटपाथों पर
रात चलते हुए दो ही व्यक्ति दिखाई पड़ते, दो ही व्यक्ति दिखाई पड़ते, एक कवि और दूसरे पागल। कुछ याद है जिन्होंने पढ़ा है? एक कवि, दूसरे पागल। वैसे कवि भी आधे पागल होते हैं, वैसे कवि भी आधे पागल होते हैं। जरा रुक करके सोचें। गोदान में आप जाएंगे, जब गोदान उपन्यास पढ़ेंगे तो गोदान उपन्यास में भी कविता की चर्चा, कवित्व की चर्चा ही। जब आप स्कंदगुप्त नाटक पढ़ेंगे प्रसाद का, यूपीएससी के सिलेबस में है, बीपीएससी के सिलेबस में तो चंद्रगुप्त है, लेकिन यूपीएससी के सिलेबस में स्कंदगुप्त है। तो जब आप स्कंदगुप्त नाटक प्रसाद का पढ़ेंगे तो स्कंदगुप्त नाटक में भी कविता को लेकर के, कवित्व को लेकर के मातृगुप्त के भीतर, कालिदास के भीतर जो द्वंद्व आकार ग्रहण करता है, उस द्वंद्व की चर्चा मिलती है। और आषाढ़ के एक दिन नाटक जो है मोहन राकेश के, तो उस नाटक में तो कवित्व के इस द्वंद्व को ही आधार, कवि के इस द्वंद्व को ही नाटक का आधार बनाया गया है। क्योंकि कवि कर्म जो है अर्थोपार्जन की दृष्टि से उपयोगी कर्म नहीं माना जाता, और चूंकि अर्थोपार्जन की दृष्टि से वह उपयोगी कर्म नहीं माना जाता है, इसलिए जीवन की भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूनतम संसाधनों को उपलब्ध करवा पाने में कवित्व जो है वह असमर्थ होता। और चूंकि कवित्व ऐसा कर पाने में असमर्थ होता है, इसलिए आप क्या पाते? इसलिए आप यह पाते कि कहीं ना कहीं कवि को उपेक्षा और तिरस्कार का सामना करना पड़ता। कवि को उपेक्षा और तिरस्कार का सामना करना पड़ता। अब अगर देखें तो एक बार फिर से मैं ले चलना चाहूंगा, मैं ले चलना चाहूंगा आपको जगदीश चंद्र माथुर का, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। नाटक का नाम क्या है? जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, जिसमें उन्होंने एक कलाकार के द्वंद्व को अभिव्यक्ति दी है। कलाकार के सामाजिक दायित्व बोध और कला के प्रति जो उसका दायित्व बोध है, उन दोनों के द्वंद्व को दर्शाया है। और इस द्वंद्व में कलाकार के सामाजिक दायित्व को उसके कला दायित्वों पर भारी पड़ते दिखाया है। और इतनी बातें मैं इसलिए कह रहा क्योंकि साहित्यकार जो होता है कोमल, भावुक और संवेदनशील प्राणी होता है। उसकी यह कोमलता, उसकी यह भावुकता, उसकी यह संवेदनशीलता कहीं ना कहीं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति, अपने नागरिक दायित्वों के प्रति उसे सजग बनाती है। और इस सजगता के कारण वह अपने उन दायित्वों के निर्वाह के प्रति प्रस्तुत दिखता। और जब एक साहित्यकार, जब एक कलाकार अपने सामाजिक दायित्व के निर्वाह के प्रति सजग होता है, तो उसकी यह सजगता कहीं ना कहीं उसकी रचनाओं में भी परिलक्षित होती रहती। और उसकी यह सजगता उसकी रचनाओं की प्रासंगिकता का आधार तैयार करती है। अगर आप देखें, पहला बिंदु हमने उठाया, साहित्य की हमारे जीवन में क्यों आवश्यकता है। संस्कृत के उस श्लोक को सुना होगा कि साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुष्प विषानहीना। पढ़ें, यूपीएससी के सिलेबस में कुकुरमुत्ता कविता है। कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब और कुकुरमुत्ते के द्वंद्व को चित्रित किया गया है।
और बिहार के ही एक बड़े रचनाकार हुए राम वृक्ष बेनीपुरी, जिनके शब्द चित्र को हम लोगों ने मैट्रिकुलेशन में पढ़ा था, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब में उन्होंने मनुष्य और पशु के फर्क की ओर इशारा किया है, और मनुष्य और पशु के फर्क की ओर इशारा करते हुए राम वृक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब निबंध में क्या कहते हैं? तो गेहूं और गुलाब निबंध में राम वृक्ष बेनीपुरी कहते हैं कि गेहूं पशु की जरूरत है। गेहूं प्रतीक है भौतिक जज्बात का, भौतिक जरूरतों का। मनुष्य की भी वह प्राथमिक जरूरत है, लेकिन मनुष्य की जरूरत गेहूं पर समाप्त नहीं होती, पशु की जरूरत गेहूं पर समाप्त हो जाती। यदि भी अब देखेंगे पशु भी वैरायटी के आने लगे, ठीक। लेकिन जैसे गेहूं की जरूरत मनुष्य की पूरी होती, उसकी आत्मिक जरूरत जोर मारने लगती है, और उसकी वह आत्मिक जरूरत किससे पूरी होती? गुलाब से पूरी होती, क्योंकि गुलाब प्रतीक है आत्मिक संतुष्टि का, गुलाब प्रतीक है भावनावाद का, गुलाब प्रतीक है सांस्कृतिक मूल्यबोध का। आपको सारी सुविधा दुनिया की उपलब्ध करवा दी जाए, ठीक है, 3 या 2 कमरे के एक फ्लैट में सारी सुविधा अंदर में उपलब्ध करवा दी जाए, ठीक है, बस 20 मीटर 25 मीटर की जंजीर से आपको बांध दिया जाए, अधिक से अधिक आप बाथरूम जा सके, फ्रेश हो सके, और सारी जरूरतें वहां पूरी करवा दी जाए। कैसी जिंदगी रहेगी? कैसी जिंदगी होगी? बतलाइए। संतुष्ट होंगे अपनी जिंदगी से? इच्छा होगी वहां से भाग जाए? नहीं, लगेगा इससे बढ़िया तो अभाव की जिंदगी थी जो हम जी रहे थे। कम से कम अपने तरीके से जी सकते थे, अपने तरीके से सोच सकते थे, अपने तरीके से घूम सकते थे, उठ सकते थे, बैठ सकते थे। तो कहीं न कहीं अगर गेहूं हमारी पेट को खुराक देते हैं, तो गुलाब, साहित्य, कला हमें मानसिक खुराक देता है। वह हमें मानसिक खुराक देता है, उससे हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है, उससे हमें भावनात्मक संतुष्टि मिलती है, उससे हमारी बुद्धि परिष्कृत होती है, उससे हमारे बौद्धिक व्यक्तित्व का विकास होता है। इसलिए साहित्य और साहित्य का सानिध्य, साहित्य और साहित्य का सानिध्य जो है वह कहीं न कहीं मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए, मनुष्य के बौद्धिक व्यक्तित्व के विकास के लिए, मनुष्य के मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक है। पहली चीज, अगर आप देखें, बार बार मैं कहता और आप भी महसूस करेंगे, हम या तो व्यक्ति से प्रभावित होते, प्रत्यक्ष उस व्यक्ति से प्रभावित होते जो हमारे आसपास होता, जिसके बारे में देखते हैं, जिसके बारे में सुनते हैं, या कई बार हम उन पुस्तकों से प्रभावित होते जिन पुस्तकों तक हमारी पहुंच रही, जिन पुस्तकों ने हमें और हमारे जीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। उनके हमारे बौद्धिक परिष्कार में अहम और निर्णायक भूमिका होती है। दूसरी बात, एक बात अक्सर मैं उन लोगों को कहता जो इंट्रोवर्ट नेचर के होते, जो अंतर्मुखी प्रकृति के होते, जो कोमल, भावुक और संवेदनशील होते हैं कालिदास की तरह, जो बात बात पर आहत होते, यद्यपि देखें अभी के दौर में पूरा देश ही आहत हो रहा है,
तो जो बात बात पर आहत होते हैं, बात बेबात उनको चोट लगती रहती, उनको मैं सजेस्ट करता भाई एक काम जरूर करो, तुम्हें एक काम जरूर करना चाहिए। क्या? तो कलम उठाओ, जो मन में आता है भाव को व्यक्त करो, कॉपियों पर, डायरी पर, उसको एक्सप्रेस करो। क्या होगा? जो चीजें आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं, वो चीजें अंदर से बाहर निकलेंगी, और जब वो चीजें अंदर से बाहर निकलेंगी तो आपको सुकून महसूस होगा, आपको राहत महसूस होगी। पहला फायदा इसका यह है, आप हल्का महसूस करेंगे खुद को। जो पीड़ा, जो दर्द, जो द्वंद्व, जो बेचैनी अंदर थी, वो अब बाहर निकलेगी। एक तो फायदा डायरेक्ट यह होगा। दूसरा फायदा क्या होगा? दूसरा फायदा यह होगा कि आपको अपने इमोशन को मैनेज करने में, आपको अपनी पर्सनालिटी को मैनेज करने में सुविधा होगी। जब उन्हें लिखे हुए पन्नों को कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद पलटने की कोशिश करेंगे, तो आप यह महसूस करेंगे, आपको यह महसूस होगा कि मैं कितना बड़ा गधा था। इन निरर्थक की चीजों के लिए मैं परेशान हो रहा था, और निरर्थक के व्यक्ति के लिए मैं परेशान हो रहा था। इन चीजों की तो अहमियत ही नहीं होनी चाहिए, इन लोगों की तो अहमियत ही नहीं होनी चाहिए। जब यह रियलाइजेशन होगा, जब यह रियलाइजेशन होगा, तो आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। नहीं, तनाव प्रबंधन की आपकी क्षमता बढ़ेगी, परिस्थितियों से निपटने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। आप अपने आप को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाने की स्थिति में होंगे, आप अपना बेहतर प्रबंधन कर सकेंगे। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, मैंने क्या कहा कि साहित्य क्या करता? तो साहित्य जो है आत्माभिव्यक्ति का जरिया है, और आत्माभिव्यक्ति के जरिए के रूप में साहित्य जो है वह कहीं न कहीं हमें अपनी अनुभूतियों को, हमें अपने विचारों को, हमें अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अवसर उपलब्ध करवाता है। और इसके दो फायदे होते, हम अपनी अनुभूतियों, भावनाओं और विचारों के प्रचार प्रसार में भी समर्थ होते हैं, और दूसरा हम अपने व्यक्तित्व के प्रबंधन में भी समर्थ होते हैं। और इसलिए हमने कहा कि साहित्य जो है वह व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। साहित्य जो है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। दो तरीके से व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। एक तरीका तो हमने बतलाया आत्माभिव्यक्ति के जरिए व्यक्तित्व प्रबंधन में सहायक है, इमोशन मैनेजमेंट में सहायक है, और दूसरा उसका तरीका है। फिर मैं पीछे की बात याद दिलाऊंगा। मैंने क्या कहा? एक दौर में शेखर ने मेरी जिंदगी को बड़े गहरे स्तर पर प्रभावित किया। जिन प्रश्नों से मैं जूझ रहा था, उन प्रश्नों के उत्तर मुझे शेखर में मिले, और जब उन प्रश्नों के उत्तर मुझे शेखर में मिले, तो उन उत्तरों ने मुझे क्या किया? अपने प्रश्नों से जूझने में मदद की। नहीं तो साहित्य हमारी भावनाओं को, हमारी अनुभूतियों को, हमारे विचारों को क्या करता है? परिष्कृत करता है, और परिष्कृत करता हुआ हमारे व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। ये दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु हमने क्या कहा? नहीं, तीसरा बिंदु हमने कहा कि यह संवेदनाओं को जिलाए रखने में सहायक है। नहीं? विकास का एक बार बार प्रश्न होता, और वो प्रश्न मुझसे नहीं होता, वो प्रश्न अपने आप से होता है। वो प्रश्न अपने आप से होता है कि जब आप अपने बाहर की दुनिया में इतनी चीजों को होते हुए देखते हैं, तो बर्दाश्त कैसे करते हैं, प्रबंधन उसका कैसे करते हैं, वहां पर कैसे अपने इमोशन को मैनेज करते।
बार बार मैं कह रहा, ये प्रश्न मुझसे नहीं होता, ये प्रश्न उसका अपने आप से है। और ये प्रश्न उसका अपने आप से है, इसलिए ये प्रश्न उसका अपने आप से है क्योंकि वह समस्या की समाधान को तलाशने की बजाय खुद समस्या का हिस्सा बन जाता है। मेरे शब्दों पर गौर करें, समस्या का समाधान हमें तलाशना है, समस्या का हिस्सा नहीं बनना है। जब हम समस्या का हिस्सा बन जाते हैं तो समस्या के समाधान की तमाम संभावनाएं वहां पर आकर के क्या होती, समस्या के समाधान की तमाम संभावनाएं वहां पर आकर निरस्त हो जाती। अब बातें स्पष्ट हो रही नहीं? तरे यही कलम तो हमारी ताकत है, यही कलम हमारी ताकत है। मुझसे पूछे मेरी प्रेरणा का स्रोत क्या है, तो कोई बच्चा अगर फोन करके कभी बात होती और कहता है कि सर उस समय जब आप कहते थे तो आपकी बातें बुरी लगती थी, अब मुझे लगता है कि नहीं आप सही कहते थे, नहीं, तब ये लगता है कि तात्कालिक संदर्भों में लगता है कि मेरी बातों का कोई असर नहीं है, मेरी बातों का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं भले ही अभी आप मेरी बातों को नकार दें, लेकिन जिंदगी की एक मोड़ पर मेरी वो बातें आपके जेहन में दस्तक देती रहती हैं और जिंदगी के एक मोड़ पर जाकर जो है आप सोचने के लिए विवश होते, उस पर विचार करने के लिए विवश होते, उसे स्वीकार करने के लिए विवश होते। साहित्य भी तो यही करता है, साहित्य भी तो यही करता है, साहित्य भी यही करता कि हमारे जेहन में जो है कुछ प्रश्नों को डाल देता है, कुछ संदेशों को डाल देता है। हम अपने भर उन संदेशों को खारिज करने की कोशिश करते, उन प्रश्नों को खारिज करने की कोशिश करते। उन प्रश्नों को हम जितना खारिज करने की कोशिश करते, प्रश्नों की दस्तक उतनी तेज होती चली जाती है और अंततः एक बिंदु पर आकर हम उन प्रश्नों पर विचार के लिए विवश होते। इन्हीं संवेदनाओं के तो कारण एक दूसरा परिप्रेक्ष्य, मैं जानता हूं मेरे हाथ में लाठी नहीं है, मेरे हाथ में बंदूक नहीं है, और ना मेरे हाथ में लाठी है, ना मेरे हाथ में बंदूक है, और ना ले सकता। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में कलम है, और यह कलम मेरी ताकत है, मेरी कलम मेरी ताकत। तो अगर मैं फार्म बिल के प्रोविजन से असहमत हूं तो महीना डेढ़ महीना मैं फार्म बिल पर ही काम करूंगा और लगातार लिखता रहूंगा, लगातार लिखता रहूंगा। मैं जानता हूं कि उसको पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता। तब पूछेंगे जब आप जानते हैं तो लिखते क्यों हैं? यह स्वाभाविक प्रश्न है, और यह प्रश्न मुझसे ही नहीं है, यह प्रश्न साहित्यकार से भी है कि साहित्यकार जब यह जानता है कि हमारा समाज ऐसा है, हमारा समाज ऐसा है, तो फिर साहित्यकार क्यों समाज के झंझावातों से जूझने की कोशिश करता, लड़ने की कोशिश करता, जबकि वह यह भी जानता है कि उसके साहित्य की एक सीमित पहुंच है। तो वह दो कारणों से ऐसा करता है। पहला कारण कि अगर मैं किसी मसले पर उद्वेलित हूं और उस मसले को हमने टारगेट किया, उस पर काम करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, तो पहला फायदा जो हमें हुआ कि उस मसले से जुड़े हुए विविध पहलुओं की जानकारियां मुझ तक पहुंची। अगर उद्वेलित नहीं होता तो उनकी वस्तु स्थिति की जानकारी की बेचैनी हमारे अंदर नहीं होती, तो उन मसलों के विविध आयामों से हम वंचित रह जाते। तो पहला फायदा तो इंडिविजुअल को हुआ। दूसरा फायदा यह हुआ कि जब उस मसले पर हमने लिखा तो हमारे अंदर की जो बेचैनियां थी
नहीं, हमारे अंदर की उस बेचैनी की जो है दो तरह से अभिव्यक्ति संभव हो सकती थी, सकारात्मक अभिव्यक्ति, नकारात्मक अभिव्यक्ति। नहीं, नकारात्मक अभिव्यक्ति में 10 लोगों के साथ उठे, तोड़फोड़ शुरू कर दिए, ये नकारात्मक अभिव्यक्ति। तो हमने अपने आंतरिक उद्वेलन को, अपनी बेचैनियों को हमने सकारात्मक दिशा दी। हमने अपनी पीड़ा से, हमने अपनी वेदना से औरों को अवगत करवाने का प्रयास किया, उन मसलों पर वस्तु स्थिति को औरों तक पहुंचाने की कोशिश की। इससे अपनी पीड़ा, अपनी बेचैनी, अपने आंतरिक उद्वेलन के प्रबंधन में मुझे मदद मिली। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा जो यहां पर उभर कर आता, वो तीसरा फायदा यहां पर यह उभर कर सामने आता है कि जिन लोगों, अगर मैंने लिखा 50 लोगों ने ही पढ़ा, तो कम से कम 50 लोगों तक तो मेरी बातें पहुंची, 50 लोगों तक तो वस्तु स्थिति की जानकारी पहुंची। अगर अज्ञेय शेखर एक जीवनी नहीं लिखा होता, अगर प्रेमचंद ने गोदान नहीं लिखा होता, तो शायद हिंदी का पाठक जगत किसानों की समस्याओं से उस तरह से रूबरू नहीं होता, उस तरह से परिचित नहीं होता जिस तरह से आज है। मेरी बातें समझ रहे? तो कम से कम 50 लोगों तक तो वो बातें पहुंची, और उन 50 लोगों में जो अननोन है, उनमें से कभी मौका मिला, किसी ने फोन करके कहा सर आपका वो आलेख बहुत अच्छा था, सर आपका वो आलेख बहुत अच्छा था, तो लगता है कि चलो मेहनत सार्थक रही। लेकिन वो फीडबैक अननोन होना चाहिए, अननोन की ओर से होना चाहिए। बेगूसराय में मुझे बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन जब बेगूसराय नमा की बात आती है तो बहुत लोग जानते हैं कि हाँ, बेगूसराय नमा सीरीज जो है 2019 लोकसभा चुनाव के समय आया था। उस सीरीज में 7-8 आलेख आए थे, बहुत लोग इससे परिचित हैं। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जो बातें मैंने कही कि साहित्य के केंद्र में संवेदना है, और जब कोई पाठक साहित्य से जुड़ता है तो उस साहित्य के माध्यम से उसकी संवेदनाएं जगती, और इसलिए साहित्य संवेदनाओं को जिलाए रखने में क्या है, साहित्य उन संवेदनाओं को जिलाए रखने में सहायक है। और जब तक ये संवेदनाएं बची हुई हैं, तब तक मानव और मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त रहेगा। याद करें, साहित्य की परिभाषा देते हुए हमने क्या कहा था? साहित्य की परिभाषा देते हुए हमने कहा था कि साहित्य ऐसी लोकमंगलकारी रचना है जिसके जरिए रचनाकार अपनी लोकमंगलकारी रचना, शब्द सुनेंगे, लोकमंगलकारी रचना, साहित्य शब्द और अर्थ के समन्वित सौंदर्य से निर्मित ऐसी लोकमंगलकारी रचना है जिसके जरिए रचनाकार अपने भावों को, अपनी अनुभूतियों को, अपने विचारों को पाठकों तक और समाज तक संप्रेषित करने का काम करता है। और अपनी अनुभूतियों, अपनी संवेदनाओं, अपने विचारों, अपने भावों को पाठकों और समाज तक संप्रेषित करता हुआ वह क्या करता है? मानव और मानवता के मार्ग के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता हुआ आता। कल मैंने चर्चा की थी, और ये कोट जो है वो कहीं ना कहीं क्लोज टू माय हार्ट है कि आदमी में इस कदर विष भर गया है कि विषधरों का वंश सारा डर गया है। कल सुनोगे राह चलते आदमी के काटने से सांप कोई मर गया। नहीं, आज प्रश्न उठ रहे हैं, आज प्रश्न उठ रहे हैं कि किसान काहे को अन्नदाता? किसान अगर अन्न उपजाते हैं तो अपने परिवार के लिए उपजाते हैं, अपने बच्चों के लिए उपजाते हैं। नहीं उपजाएंगे तो उनके बाल बच्चे भूखों मरेंगे। ठीक उसी प्रकार जब हम काम करते हैं
जब हम काम करते हैं तो हम काम करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। दिनकर ने लिखा है, प्रतिवासी जब तक रोते हैं तुम कैसे सो सकते हो, प्रतिवासी जब तक रोते हैं तुम कैसे सो सकते हो, अरे हंसो तो मत जो साथ नहीं रो सकते हो। आप काम करते आपको 2 बार इंक्रीमेंट चाहिए, साल में 2 बार आपको इंक्रीमेंट चाहिए, और कोशिश होती है कि पता नहीं सरकार इस बार 3% का इंक्रीमेंट देगी या 4% का देगी या 5% का देगी। कोशिश होती है वह इंक्रीमेंट की दर ज्यादा हो। क्या उस तरह के इंक्रीमेंट के हकदार किसान नहीं है क्या? क्या महंगाई का असर किसानों पर नहीं पड़ता क्या? 1986-88 बेस ईयर जो WTO में सब्सिडी कैलकुलेशन के लिए आधार बनाया जाता, उस बेस ईयर के हिसाब से देखें तो 2013 तक, जिस समय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था और पूरा का पूरा सब्सिडी विवाद इमर्ज किया था, उस समय इस टॉपिक पर हमने काम किया था। और वह स्टडी यह बतलाता है कि जहां एग्रीकल्चरल इनपुट कॉस्ट में 450% का उछाल आता है, वहीं पर एग्रीकल्चरल आउटपुट में आने वाला उछाल 325% का था। यह 325% और 450% के बीच का जो गैप है, यह गैप क्या यह बतलाता नहीं है कि किसानों की आय लगातार घटती चली गई? जिस हिसाब से लागत बढ़ी उस हिसाब से उनके उत्पादों की कीमत नहीं बनी, इसने उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को प्रतिकूलता प्रभावित करने का काम किया। एक वह दौर था, पता करें 1970 के दशक में पिताजी दादाजी अगर कोई नौकरी कर रहे होंगे उनकी सैलरी कितनी थी, और उनकी जगह पर उतने ईयर के सर्विस एक्सपीरियंस के साथ अभी उनके डिपार्टमेंट में कोई सर्विस कर रहा है, उनकी सैलरी कितनी है, कितनी गुनी वृद्धि हुई है। और उस समय गेहूं की दर क्या थी, अभी गेहूं की दर क्या है, आप कंपैरिजन कर लें। ये संवेदनाएं कहां से आती हैं, और संवेदनाओं का यह क्षरण क्यों हो रहा है? हमने जिस पंक्ति को कोट किया वह पंक्ति संवेदनाओं के क्षरण को दर्शाती है। हम उस युग में जी रहे हैं जहां पर हमारी आंखों पर भौतिकतावाद का चश्मा चढ़ चुका है। हम अपने जीवन की तमाम उपलब्धियों का मूल्यांकन इसी चश्मे से करते हुए आ रहे हैं, और जब इसी चश्मे से हम तमाम उपलब्धियों का मूल्यांकन करते तो उस स्थिति में ना तो संवेदनाओं की अहमियत रह जाती है हमारे जीवन में, और ना ही उस स्थिति में संबंधों की अहमियत रह जाती है हमारे जीवन में। साहित्य अपने माध्यम से संवेदनाओं की अहमियत को पुनर्प्रतिष्ठित करता है, संवेदनाओं की अहमियत को बनाए रखने में सहायक है, संबंधों की अहमियत को बनाए रखने में सहायक। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, अगर आपको ध्यान हो, जब माइनॉरिटी को लेकर कंसर्न उठे, जब विरोधियों को जो है निशाने पर लिया जाने लगा, ट्रोल किया जाने लगा, असहिष्णुता के बढ़ने की बात आई, और कहीं न कहीं जो समाज में असहिष्णुता बढ़ रही थी, उस असहिष्णुता को सत्ता पक्ष और सत्तारूढ़ दल के द्वारा प्रत्यक्षता परोक्षता समर्थन और मिल रहा था। और अगर उसके कंटेक्स्ट में देखें, साहित्यकार सामने आते और साहित्यकारों ने
सोशल एक्टिविस्ट ने उन्हें उनके जीवन की उपलब्धियों के रूप में, उनके योगदान के लिए जो अवार्ड दिए गए, उन्होंने उसको वापस करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने अपने अवार्ड को वापस करने का निर्णय लिया तो उस स्थिति में उस मसले पर विमर्श केंद्र में आया। जब उस मसले पर विमर्श केंद्र में आया तो सरकार पर दबाव निर्मित हुआ। जब उस मसले पर विमर्श केंद्र में आया तो समाज पर दबाव निर्मित हुआ। आप अगर देखें, धूमिल का नाम आपने सुना होगा। धूमिल की कविता काफी चर्चित रही। 70 के दशक में धूमिल की कविताओं ने धूम मचाया। इनका संग्रह आया था संसद से सड़क तक। तो इनका जो संग्रह है संसद से सड़क तक, तो धूमिल क्या लिखते? धूमिल लिखते हैं क्योंकि हमारे संकीर्ण स्वार्थ हमारी जुबान पर ताला लगाते हैं। धूमिल से लेकर के रघुवीर सहाय तक मैं कोट करना चाहूंगा। वो लिखते, नहीं वहां कोई नहीं है, नहीं वहां कोई नहीं है, सारे के सारे लोग, मतलब की इबारत से होकर सारे के सारे लोग व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं, प्रतिपक्ष में शेष रह गई है कविता। जब सारे के सारे लोग मतलबी हो जाएं तो समाज के संवेदनशील हृदय की जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। जब सारे के सारे लोग मतलबी हो जाएं तो साहित्यकार, कलाकार, जो कि केवल साहित्यकार और कलाकार नहीं होते, एक नागरिक भी होते, और उनके नागरिक दायित्व की, उनके सामाजिक दायित्व की अहमियत बढ़ जाती। और फिर वे कला को, फिर वे साहित्य को जो है वह कहीं न कहीं सत्ता के विरोध के हथियार में तब्दील कर लेते। अभी आप देखेंगे, अगर आपकी नजर पड़ी होगी तो एक प्रश्न उभर कर आया, भारत में कॉमेडियन ही सरकार के निशाने पर क्यों है? जितने कॉमेडियन हैं आप देखें, उन पर सरकार की सख्ती क्या है? बढ़ती जा रही। और यह प्रश्न भी उठा कि कॉमेडियन के निशाने पर सरकार ही क्यों है? यह प्रश्न अपने आप में विलक्षण है, क्योंकि हम एक ऐसे नए भारत में जी रहे हैं, हम एक ऐसे नए भारत में जी रहे हैं जहां किसानों का 45 दिनों से माघ और पूस की सर्दी में, ठिठुरती हुई सर्दी में जो है सड़कों पर होना विचारणीय विषय नहीं रह जाता। लेकिन जहां पर राहुल गांधी अगर एक सप्ताह की छुट्टी पर, एक सप्ताह के व्यक्तिगत दौरे पर कहीं गए हैं तो यह विचारणीय विषय में तब्दील हो जाता है। जहां पर प्रश्न सत्ता पक्ष से नहीं पूछे जाते, जहां पर प्रश्न विपक्ष से पूछे जाते। जहां पर अगर विपक्ष किसान आंदोलनों के पीछे खड़ा हो तो यह कहा जाता है कि यह किसान नहीं है, यह विपक्षी दल के गुंडे हैं। और जहां विपक्ष अगर किसानों के साथ सड़कों पर नहीं दिखाई पड़ता तो यह प्रश्न पूछा जाता कि विपक्ष कहां है? हम उस भारत में जी रहे हैं। और वह भारत आज निर्मित नहीं हुआ। यह जो सोच निर्मित हुई, मैं जो बात कर रहा, मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी, यह सोच आज नहीं निर्मित हुई। 70 के दशक में भी देवकांत बरुआ ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और 70 के दशक में बाबा नागार्जुन ने प्रतिपक्ष की सार्थक भूमिका निभाते हुए कहा था, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मद में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मद में भूल गई बाप को। उस 70 के दशक में बाबा नागार्जुन ने कहा था। क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था, कितना खून पिया है तुमने,
जाति नहीं खुमारी, लंबी और सुर्ख है मैया जीव तुम्हारी। कहा जाता है, यद्यपि अटल जी ने खंडन किया कि 71 के बांग्लादेश वार के बाद श्रीमती गांधी को दुर्गा कहा गया था, और उनकी इसी दुर्गा वाली छवि को बाबा नागार्जुन ने टारगेट करते हुए उन्हें काली की भूमिका में देखने की कोशिश की और जोरदार हमला उन पर बोला। और ध्यान रखेंगे, उसी पर हमला नहीं बोला, जिस संपूर्ण क्रांति आंदोलन में बाबा नागार्जुन खुद शरीक रहे 1977 के बाद, संपूर्ण क्रांति के रहनुमाओं की जो हालत उन्होंने देखी, जो रवैया देखा, जो व्यवहार देखा, उन्होंने उस संपूर्ण क्रांति आंदोलन की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी अपनी खिचड़ी विप्लव कविता के जरिए। टूटे सिंगों वाले सांडों का यह कैसा टक्कर था, तुम जनकवि हो, तुम ही बता दो, खेल नहीं टक्कर था। बाबा नागार्जुन पर भी उसी तरह हमला उस दौर में बोला गया होगा जिस दौर में उन्होंने लिखा था कि इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मद में भूल गई बाप को। उसी तरह का हमला बोला गया होगा जिस तरह का हमला आज बोला जा रहा। और जब उन्होंने यह कहा कि टूटे सिंगों वाले सांडों का कैसा टक्कर था, तुम जनकवि हो, तुम ही बता दो, यह खेल नहीं टक्कर था, तो जनता पार्टी के समर्थकों ने भी बाबा नागार्जुन पर उसी तरह हमला बोला होगा जिस तरह कभी कांग्रेस के समर्थकों ने उन पर हमला बोला होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है कि साहित्यकार जो है, साहित्यकार का पक्ष जन पक्ष होता है, साहित्यकार जनवादी होता है, और उसकी यह जनवादी चेतना, जनवाद के प्रति उसकी यह प्रतिबद्धता उसे सत्ता के प्रतिपक्ष में लाकर खड़ा करती है, और वह सत्ता के प्रतिपक्ष के दायित्व का निर्वाह करता हुआ आता। धूमिल कहते हैं, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। और क्यों धूमिल को यह कहना पड़ा कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है? क्योंकि धूमिल के ही शब्दों में कहें तो ना कोई प्रजा है, ना कोई प्रजा है, ना कोई तंत्र है, या जनता के खिलाफ षड्यंत्र है। हम लोगों ने जनतंत्र को किसमें तब्दील कर दिया? अगर धूमिल के ही शब्दों में कहें तो संसद से सड़क तक में धूमिल ने लिखा है कि जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। अगर यह सच नहीं तो एक ईमानदार आदमी को अपनी ईमानदारी का मलाल क्यों है? जिसने सच कह दिया उसका बुरा हाल क्यों है? जिसने सच कह दिया उसका बुरा हाल क्यों? अपने आप से यह प्रश्न करते कि कविता में जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब इससे न चोली बन सकती है न चोंगा, तो आपे कहो इस ससुरी कविता को जंगल से जनता तक ढोने से क्या फायदा? आपे कहो मैं क्या करूं, तितली के कंठ में बांध पटाखा, भाषा के हल्के में कौन सा गुल खिला दूं? तो मेरे कहने का मतलब यह कि कहीं ना कहीं साहित्यकार जो है वह प्रतिपक्ष की भी सार्थक भूमिका का निर्वाह करता हुआ आता, और प्रतिपक्ष की सार्थक भूमिका का यह निर्वाह जो है उसकी जनवादी प्रतिबद्धता का प्रमाण बनकर आता है। आगे मैंने कहा साहित्यकार को देखें तो साहित्यकार की पहुंच उस युग तक होती है, साहित्यकार की पहुंच उस समाज तक होती है, साहित्यकार की पहुंच उस परिवेश तक होती है, साहित्यकार की पहुंच उस समय तक होती है जहां पर भौतिक पहुंच संभव नहीं। क्योंकि कहा गया जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। वाल्मीकि को याद करें, वाल्मीकि के रामायण में पुष्पक विमान की चर्चा है, और वह पुष्पक विमान उस दौर की कपोल कल्पना थी। उस दौर की
कपोल कल्पना थी। और आज अगर आप जाकर के देखें तो धीरे धीरे ड्रोन की तरफ हम बढ़ रहे हैं ना, पायलटलेस विमान की तरफ हम बढ़ रहे हैं ना। नहीं, क्या ये उम्मीद हम नहीं कर सकते कि आने वाले समय में जो है एक पुष्पक विमान, नहीं आप देखें थोड़ा सा भी बाएं दाएं घूमता हूं अपने आप सेंसर ले रहा है ना, नहीं तो सोचूंगा तो वो भी तो सेंसर ले सकता है आने वाले समय में। क्या यह संभव है कि आप 17वीं शताब्दी में जाकर 16वीं शताब्दी में जाकर तुलसी के युग, समय, समाज और परिवेश को जाने, देखें और समझ सकें? संभव है भौतिक रूप से? क्या कबीर के युग, समय, समाज और परिवेश को समझना संभव है? क्या यह संभव है कि आप 15वीं शताब्दी में लौट जाएं? नहीं। लेकिन तुलसी के साहित्य के जरिए, कबीर के साहित्य के जरिए उनके युग, समय, समाज, परिवेश तक पहुंचा जा सकता है या नहीं? अपनी अभौतिक पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है या नहीं? क्या यह संभव है कि यहां पर बैठे सारे लोग अमेरिका को जानने और समझने के लिए अमेरिका चले जाएं, सोवियत संघ को रूस को जानने और समझने के लिए रूस चले जाएं? संभव है? नहीं। लेकिन क्या यह संभव है कि वो पटना में रहते हुए यहां से अमेरिकी समाज और अमेरिकी संस्कृति को समझ सके, रूसी समाज और रूसी संस्कृति को समझ सके? यह संभव है या नहीं है? वह किसके जरिए संभव है? वह संभव है अमेरिकी और रूसी साहित्य के जरिए। उसके लिए अमेरिकी और रूसी साहित्य से गुजरना होगा और अमेरिकी और रूसी साहित्य के माध्यम से अमेरिकी समाज और अमेरिकी संस्कृति का साक्षात्कार करना होगा। ठीक उसी प्रकार कोई अगर भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति को समझना चाहता, तो कोई अगर भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति को समझना चाहता है तो वह रामायण के जरिए, वह गीता के जरिए, वह अभिज्ञान शाकुंतलम के जरिए, वह मेघदूत के जरिए, वह तुलसी के रामचरितमानस के जरिए, वह जायसी के पद्मावत के जरिए, वह भारतेंदु के नाटकों के जरिए, वह प्रसाद के नाटकों के जरिए भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति को समझ सकता है। सारी रचनाएं लुप्त हो जाएं, अकेले रामचरितमानस शेष रह जाए। अकेले रामचरितमानस भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति की मुकम्मल समझ देने के लिए पर्याप्त। सारी रचनाएं लुप्त हो जाएं, अकेले जायसी की पद्मावत शेष रह जाए। जायसी की पद्मावत जो है वह भारत की गंगा जमुनी तहजीब की समझ देने के लिए पर्याप्त है। सारी रचनाएं लुप्त हो जाएं, प्रसाद के नाटक भर शेष रह जाए। प्रसाद के नाटक भारत की राष्ट्रीय सांस्कृतिक अस्मिता की समझ विकसित करने में सहायक है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक अस्मिता बोध को निर्मित करने में सहायक है। और केवल सहायक नहीं है, वे उनका संरक्षण भी करते, वे उनका संवर्धन भी करते हुए आते। और इसलिए मैंने कहा ये जो साहित्य और साहित्यकार को लेकर जो हमारी धारणाएं हैं, साहित्य और साहित्यकार को लेकर जो हमारी नकारात्मक सोच है, उस नकारात्मक सोच से हम बाहर निकलने की कोशिश करें। साहित्य की भी प्रासंगिकता है, साहित्यकार की भी प्रासंगिकता है। साहित्य की अहमियत को भी हमें स्वीकार करना चाहिए और साहित्यकार की अहमियत को भी स्वीकार करना चाहिए। साहित्य के माध्यम से भी इतिहास तक पहुंचा जा सकता, अतीत के युग, समय, समाज और परिवेश को, उस समय की संस्कृति को जाना और समझा जा सकता, और इतिहास के माध्यम से भी ऐसा किया जा सकता। लेकिन साहित्य के माध्यम से ऐसा रोचक तरीके से किया जा सकता है। साहित्य के माध्यम से ऐसा पूरी रोचकता के साथ किया जा सकता है। ये बातें स्पष्ट हुई नहीं? तो जब साहित्य की प्रासंगिकता की चर्चा कर रहे हो सकता है कभी शॉर्ट नोट्स उठा, यूपीएससी में तो ये टॉपिक है, हो सकता है कभी ये शॉर्ट नोट्स उठा करके वहां पर डाल दिए जाएं। हो सकता है जिस तरह से अब प्रश्नों के रुझान बीपीएससी में भी दिखाई पड़ रहे हैं, अब तो एक पेपर हो गया है तो एक बार फिर से मतलब जो है थोड़ा सा पेपर अपने पैटर्न को सेट करने में लगा हुआ है।
लेकिन जब हिंदी लिटरेचर में बीपीएससी में 2 पेपर हुआ करते थे, जरा देखें कि प्रश्नों के रुझानों में तेजी से परिवर्तन दिखाई पड़ रहा था या नहीं पड़ रहा था। और देर सवेर परिवर्तन की दिशा वही होगी। इस चीज को समझने की जरूरत है। क्लियर? यहां तक में कोई भी प्रश्न हो तो पूछें। किसी भी रूप में कोई भी कंफ्यूजन हो? बढ़े आगे तब। अब वापस आता हूं लास्ट बिंदु की ओर, साहित्य की विभिन्न विधाएं। साहित्य की विधाएं। पद्य, जिसको आप काव्य भी कहते, गद्य, और तीसरा चंपू। पद्य अगर देखें तो पद्य की खासियत क्या होती? संक्षिप्तता का आग्रह होता, पद्य की खासियत क्या होती? पद्य में एक प्रवाह होता, पद्य में संक्षिप्तता का आग्रह होता है, पद्य में एक प्रवाह होता है, आप कह लें लयात्मकता होती है। और पद्य की जो लयात्मकता होती है, पद्य का जो प्रवाह होता है, वह किस पर निर्भर करता? नहीं। तो अगर हम देखें तो यह प्रवाह जो है, जिसको लय कहा जाता, 3 चीजों पर निर्भर करता: छंद, तुक और भाव। छंद, तुक और भाव। तीसरी बात कहें, पद्य में भाव की केंद्रीयता होती है। और चौथी चीज देखें, पद्य में व्याकरण के नियमों से
छूट होती। गद्य में अगर आप देखें, गद्य में अगर आप देखें तो विस्तार होता है। गद्य में अगर आप देखें तो यह विस्तार ठहराव की मांग करता है। गद्य में अगर आप देखें तो इसके कारण विश्लेषण की गुंजाइश होती है। गद्य में अगर आप देखें तो वह व्याकरण के नियमों से बंधा होना। गद्य में अगर आप देखें तो कथात्मकता होती है। गद्य में देखें वैचारिकता होती है। गद्य में देखें घटनाओं की प्रधानता होती है। अब थोड़ा सा रुक करके इसको समझने की जरूरत है। क्या है, एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ी थी? नहीं? एकदम नहीं पढ़ना है, ठीक है? बस भगवान जी की पूजा करते रहनी है। किसी दिन कालिदास की तरह जो है ना, माँ काली का आशीर्वाद मिला, उस दिन बुक ना भी रहे तो मन से छू देना है। नहीं, अब तो ऐसा फेज आ ही गया है। अगर देखें तो पहले जीवन कैसा था? सहज और सरल था। नहीं, तो सहज और जब तक जीवन सहज और सरल था तो उस स्थिति में पद्य से काम चलता रहा, क्योंकि पद्य के जरिए उस सहज और सरल जीवन को अभिव्यक्ति देना आसान था। धीरे 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 देखें और क्यों जीवन सहज और सरल था, इस चीज को भी समझें। तो आप देखेंगे कि पहले मूल्य और नैतिकता का निर्धारण किसके परिप्रेक्ष्य में होता था? तो पहले मूल्य और नैतिकता का निर्धारण जो होता था वह सामूहिक परिप्रेक्ष्य में होता था, और इसीलिए पहले सामूहिक जीवन मूल्यों का प्रचलन था। सामूहिक परिप्रेक्ष्य में होता था और सामूहिक जीवन मूल्यों का प्रचलन था। चूंकि सामूहिक जीवन मूल्यों का प्रचलन था, इसलिए व्यक्ति के आचरण का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता था। लेकिन फिर और धर्म ग्रंथ जो हैं मूल्य और नैतिकता के स्रोत के रूप में सामने आते थे। समय बदला, युग बदला, परिवेश बदला, और उसी के साथ हमारी सोच भी बदली। नहीं, और जब वह सोच बदलती है तब क्या होता है? तो जब वह सोच बदलती है तब आप यह पाते हैं, जब सोच बदलती है तब आप यह पाते हैं कि धीरे धीरे एक और, आज भी देखेंगे ये हमारा और आपका भी द्वंद्व है, एक और मूल्य और नैतिकता के स्रोत के रूप में, मूल्य और नैतिकता के स्रोत के रूप में जो है वो कहीं न कहीं समाज है, परिवार है। दूसरी ओर जो है कहीं न कहीं मूल्य और नैतिकता के स्रोत के रूप में व्यक्ति स्वयं मौजूद है। नहीं, इसके कारण देखें कि कोई भाव मन में उठते तो सही और गलत का द्वंद्व क्या होता?
शुरू हो जाता। और सही और गलत के द्वंद्व में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे संस्कार हमारे ऊपर भारी पड़ेंगे या हमारे विचार हम पर भारी पड़ेंगे। नहीं, समाज द्वारा आरोपित मूल्य और नैतिकता हम पर भारी पड़ेगी या स्वयं द्वारा अर्जित मूल्य और विचार भारी पड़ेंगे। कभी समाज के मूल्य भारी पड़ते तो हम उसके अनुरूप आचरण करते हुए आते, कभी हमारे मूल्य हम पर भारी पड़ते हम उसके अनुरूप आचरण करते आते। नहीं, तो इसके कारण आप क्या देखेंगे, व्यष्टि और समष्टि का द्वंद्व शुरू होता, व्यक्ति और समाज का द्वंद्व शुरू होता है, वैयक्तिकता और सामाजिकता का द्वंद्व शुरू होता है। और इस द्वंद्व के कारण हमारा जीवन सहज और सरल नहीं रह जाता। इस द्वंद्व के कारण हमारा जीवन जो है वह कहीं न कहीं संश्लिष्ट होता चला जाता। और संश्लिष्ट का क्या अर्थ हमने बतलाया था, जटिल होता चला जाता। नहीं, तो जब तक जीवन सहज और सरल था, उस सहज और सरल जीवन को पद्य के जरिए, कविता के जरिए अभिव्यक्ति दी जाती रही। जब हमारा जीवन जटिल हुआ, तो जब हमारा जीवन जटिल हुआ तो उस जटिल जीवन की अभिव्यक्ति के लिए, उस जटिल जीवन की अभिव्यक्ति कविता के जरिए संभव नहीं थी। क्यों? क्योंकि जटिल जीवन की अभिव्यक्ति के लिए रुकना होता, रुक करके उसका विश्लेषण करना होता, विश्लेषण विस्तार की मांग करता। नहीं, तो जटिल जीवन के विश्लेषण के लिए जिस ठहराव की जरूरत थी, उस ठहराव के कारण पद्य का प्रवाह क्या होता, उस ठहराव के कारण पद्य का प्रवाह बाधित होता। नहीं, विश्लेषण के लिए विस्तार में जाने की कोशिश होती, उससे संक्षिप्तता का आग्रह क्या होता, संक्षिप्तता का आग्रह टूटता, नहीं रह जाता। नहीं, तो इसलिए हमें एक वैकल्पिक साहित्यिक विधा की जरूरत महसूस होती है। वैकल्पिक साहित्यिक विधा के रूप में गद्य का आविर्भाव होता। गद्य की खासियत क्या है, गद्य में ठहराव की गुंजाइश होती। नहीं, गद्य में विश्लेषण की गुंजाइश होती, गद्य में विस्तार की गुंजाइश होती, गद्य में ठहराव की गुंजाइश होती, गद्य विश्लेषण की गुंजाइश होती, क्योंकि उस गद्य में ठहराव होता है और विस्तार की संभावना होती। इसलिए पद्य की जगह पर किसका आगमन होता, गद्य का आगमन होता। अब तक जब तक गद्य का आविर्भाव नहीं हुआ था, तब तक पद्य में भाव की केंद्रीयता होती थी, लेकिन विचारों को भी अभिव्यक्ति देने का काम, भावनाओं को भी अभिव्यक्ति देने का काम, अनुभूतियों को भी अभिव्यक्ति देने का काम, घटनाओं को भी अभिव्यक्ति देने का काम किसके माध्यम से होता था, पद्य के माध्यम से होता था। जब गद्य का आविर्भाव होता तो गद्य के आविर्भाव के साथ क्या होता, गद्य के आविर्भाव के साथ गद्य की विभिन्न विधाएं आती। नहीं, तो अगर आप देखें कथात्मकता, कथा तत्व, उपन्यास और कहानी की महत्वपूर्ण विशेषता बन जाती है। तो कथा तत्व पद्य से शिफ्ट कर किधर चला जाता, गद्य की ओर शिफ्ट कर जाता है, उपन्यास और कहानी की मूल पहचान बन जाता। घटनाएं कल तक पद्य में अभिव्यक्ति दी जाती, घटनाओं को दी जाती थी, लेकिन जब गद्य का आविर्भाव होता तो गद्य की प्रकृति कुछ ऐसी है कि उन घटनाओं को अभिव्यक्ति देने और उसके विश्लेषण में वह कहीं अधिक समर्थ है। तो घटनाओं की केंद्रीयता कहाँ पर दिखाई पड़ती, घटनाओं की केंद्रीयता आपको नाटकों में दिखाई पड़ती। विचार, कल तक वैचारिकता, कल तक विचार का तत्व जो है, विचारों को पद्य के जरिए अभिव्यक्ति होती थी, दी जाती थी। अब वैचारिकता पर दावा गद्य की निबंध विधा का होता और विचार निबंध तत्व की, निबंध की विशिष्ट पहचान बन जाता है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब अगर इसी के परिप्रेक्ष्य में देखें,
यहां पर एक और चीज देखें, मैंने लयात्मकता की चर्चा की और पद्य का लय 3 चीजों पर निर्भर करता है, छंद, तुक और भाव। छंद, तुक और भाव। नहीं, छंद किसको कहते? बहुत ज्यादा छंदों में आपको नहीं उलझना, बस इतना समझें, बस इतना समझने की कोशिश करें कि छंद की परिभाषा है यति, गति और लय के संयोजन को छंद कहते हैं। यति का मतलब विराम, कहां पर रुकना है, कहां पर मोशन में रहना है, इन दोनों के बीच द्वंद्व, और इन दोनों के बीच का द्वंद्व जो है क्या करता है, कविता की लयात्मकता को आधार प्रदान करता। और यति, गति और लय का यह संयोजन ही क्या कहलाता है? यति, गति और लय का यह संयोजन ही छंद कहलाता हुआ आता। अब गौर करें, अब गौर यहां पर भी करें। गौर क्या करेंगे? पहले कविता छंदबद्ध होती थी, नहीं? अगर प्रवाह गद्य और पद्य के फर्क को निर्मित करता और वह प्रवाह छंद, तुक और भाव के द्वारा निर्मित होता, तो जब छंदों के बंधन को ढीला कर दिया जाएगा, जब छंदों को खारिज कर दिया जाएगा, तो गद्य और पद्य का फर्क वहां पर मिटता दिखाई पड़ेगा या नहीं? गद्य और पद्य का फर्क पहले की तुलना में कम होगा या नहीं? कम होगा। दूसरा है तुक। तुक, तुक समझते हैं क्या? नहीं, गीत गाते हैं ना, गीत गाते हैं। तुलसी रामचरितमानस की शुरुआत करते, बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तब परागा में देखें, अनुरागा में देखें, नहीं, वर्ण और मात्राओं की, एक ही वर्ण और मात्राओं की आवृत्ति के साथ पंक्ति को समाप्त किया जाना जो है एक प्रवाह निर्मित करता है। एक ही वर्ण और मात्राओं के साथ पंक्तियों को, एक से अधिक पंक्तियों को समाप्त किया जाना जो है वह कहीं न कहीं कविता को गाए जाने योग्य बनाता है। उसी को क्या कहते? तुक। नहीं, तो अगर आप देखें तो पहले कविता में छंदों का निर्वाह होता था, पहले कविता में तुक का निर्वाह होता था। लेकिन अगर आप जाकर के देखें तो जब 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक के अंत में पहुंचते हैं तो छंदों के बंधन को ढीला कर दिया गया। जब 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक के अंत में पहुंचते हैं तो तुकों के बहिष्कार की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती। परिणाम क्या होता? गद्य और पद्य का फर्क और क्या होगा? कम होता जाएगा। तो जब छंदों का बहिष्कार होगा, जब तुकों का बहिष्कार होगा, तो कविता का लय किस पर निर्भर करेगा? भाव पर निर्भर करेगा। बातें स्पष्ट हुई। और मैंने अज्ञे की पंक्ति की कल भी चर्चा की थी, परसों भी चर्चा की थी। सुनो कवि, सुनो कवि, भावनाएं नहीं है सोता, भावनाएं खाद हैं केवल, जरा उन्हें दबा कर रखो। अर्थात कवि के रूप में अज्ञे भावनाओं को नियंत्रित करने की बात करते, और इसलिए अज्ञे के बारे में कहा जाता है कि अज्ञे हिंदी कविता को रोमांटिकता से किस ओर ले जाते? गैर रोमांटिकता की ओर ले जाते। तो उस स्थिति में कविता का प्रवाह, छंद तो छिना, तुक तो छिना, कविता का प्रवाह जिस भाव पर भी निर्भर करता था वह भाव भी कविता से छिनता जाएगा। तो गद्य और पद्य का फर्क मिटता दिखाई पड़ेगा या नहीं? और इसी के कंटेक्स्ट में देखेंगे गद्य काव्य की संकल्पना उभर कर सामने आती। वह काव्य जो गद्य के कहीं अधिक निकट है, वह काव्य जो गद्य के कहीं अधिक निकट है। गद्य के कहीं अधिक निकट क्यों है? क्योंकि वहां छंदों का भी बहिष्कार है, तुकों का भी बहिष्कार है, और भावनाओं को भी नियंत्रित करने की कोशिश। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो ये वे कंटेक्स्ट थे। एक तीसरा चैप्टर एनसीईआरटी जो साहित्य शास्त्र परिचय हमने रेफर किया, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, उसमें तीसरा चैप्टर आप देखेंगे
साहित्य की विभिन्न विधाएं। क्या सेकेंड है या थर्ड है? पक्का? पहला क्या है? साहित्य का प्रयोजन। हाँ, तो सेकेंड ही होगा। ठीक है, पहला साहित्य का प्रयोजन है, तो दूसरा चैप्टर जो है साहित्य की विभिन्न विधाएं, इसको घर जाकर के, क्योंकि एक चीज ध्यान रखें, साहित्य की जो टेक्निकलिटीज है ना, उसको जितनी आसानी से इस पुस्तक में समझाया गया है, उतनी आसानी से आप कहीं भी चले जाएं आपको नहीं मिलेगी। तो बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर? दूसरी बात, मानसरोवर भाग 1 प्रेमचंद का खरीद चुके हैं? पक्का? नहीं तो एक कहानी कल पढ़ करके आएंगे। नहीं, ये कौन सा हिंदी का महीना चल रहा है? पूस ही चल रहा है। नहीं तो ज्यादा बेहतर है अगर महीना पूस का है। नहीं, किसान आंदोलन भी कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग कहानी की शुरुआत जो है पूस की रात से करें। नहीं तो पूस की रात कहानी जो है ये पढ़ करके आइएगा। कल क्योंकि एक प्रश्न टिपिकली कहानियों से पूछा जाता कि प्रेमचंद की कहानियों में यथार्थवाद, तो हिंदी कहानी को ब्रीफ करता हुआ मैं प्रेमचंद की कहानियों पर के यथार्थवाद पर चर्चा करूंगा, और फिर हमारी चर्चा अगर कल मौका मिला तो पूस की रात पर करूंगा, अदरवाइज परसों इस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, इसलिए इसको अनिवार्यता पढ़, देखिए एक बार पढ़ करके अनिवार्यता कहानियों को आइएगा। मतलब अगर इसमें किसी प्रकार की कोताही बरतेंगे तो फिर आपकी क्लास के साथ मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि केवल हम कहानी नहीं सुनाएंगे ना, हम तो अपनी विषय की जरूरत के अनुरूप हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पूरा का पूरा विश्लेषण होगा। तो अगर कहानियाँ आपकी पढ़ी होंगी तो उसी स्थिति में उस विश्लेषण तक पहुँच पाना आपके लिए क्या होगा? कंपैरेटिवली आसान होगा। और अगर कहानियाँ पढ़ी नहीं होंगी तब चौंकते रहेंगे विश्लेषण के क्रम में, और बहुत लंबी कहानी है नहीं। क्लियर? तो आज इतना ही रहने दें। थैंक्स ए लॉट।